सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ एक इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है। डिमॉर्गन लॉ ये स्टेट करता है कि जब आप किसी चीज़ का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो लेट अस सपोज कि मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि लेट अस सपोज दैट वी हैव z इज इक्वल टू a और b। ठीक है। डिमॉर्गन लॉ ये कहता है कि जब आप किसी चीज़ का होल कॉम्प्लीमेंट लें, सपोज करें कि मैं दोनों साइडों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे z का भी कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे a और b का भी कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। जब मैं दोनों साइडों के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो होगा क्या? डिमॉर्गन लॉ ये कहता है कि जब आप किसी चीज़ का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होते हैं। जैसे कि क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ z है तो हमारे पास z का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। राइट हैंड साइड के ऊपर क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट आएगा a का, ये और चेंज हो जाएगा एंड के अंदर और b के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो अगर मैं इस चीज़ को क्लियर करूं तो असल में होगा ये कि a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, सिमिलरली b पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो b पे भी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और जो और ऑपरेशन है वो चेंज हो गया एंड ऑपरेशन में, एंड दैट्स इट। सो जिन टर्म्स के ऊपर या जिन वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पहले से ही कॉम्प्लीमेंट मौजूद है तो वो चला जाएगा। अगर सपोज करें कि यहाँ लिखा हो a कॉम्प्लीमेंट और b, अगर मैं इसका होल कॉम्प्लीमेंट लूँ तो बेसिकली होगा क्या, a का कॉम्प्लीमेंट तो पहले से मौजूद है। ठीक है जी। तो मैं a का कॉम्प्लीमेंट जब दोबारा लूँगा तो आपको ये रूल भी पता है कि किसी चीज़ का डबल कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल वेरिएबल वापस आ जाता है, और b का कॉम्प्लीमेंट तो बल्कि इनफैक्ट मैं यहाँ एक मिस्टेक मैंने कर दी, ये जो और है ये चेंज हो जाएगा हमारे पास एंड के अंदर। ठीक है जी। और डबल कॉम्प्लीमेंट की वजह से वेरिएबल पीछे सिर्फ a रह जाएगा एंड b कॉम्प्लीमेंट। सो अगर इसका होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग डिमॉर्गन लॉ कहते हैं कि आप किसी चीज़ के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करें तो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास जो जिस टर्म के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, अब ये देखें b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट पहले से नहीं था तो b पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, a पे क्योंकि पहले से कॉम्प्लीमेंट मौजूद था तो डबल कॉम्प्लीमेंट रूल की वजह से a से कॉम्प्लीमेंट चला गया और ऑपरेशन एंड में चेंज हो गया। ये चीज़ दूसरी चीज़ के लिए भी वैलिड है कि अगर आपके पास a डॉट b लिखा हुआ है यहाँ पे, तो a पे कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो a पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, b पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो b पे भी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और ये एंड किस में तब्दील हो गया, और में। तो आपने कुछ भी नहीं करना, अगर तो किसी टर्म पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, अगर किसी टर्म के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है पहले से उस पर से कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा, एंड किस में चेंज हो जाएगा, एंड चेंज हो जाएगा और में, और किस में चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा एंड में, एंड दैट्स इट। इसको हम लोग डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं, ये 2 एग्जांपल्स हैं। आपने पहले इसके ऊपर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करना है, फिर इस पर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करना है। पहले हम ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि मैंने यहाँ पे शायद ब्रैकेट्स नहीं डाले हुए, तो ये वाली जो मेरे पास बोलियन एक्सप्रेशन है और ये वाला, ये दोनों सेम है। डिमॉर्गन लॉ में पहला स्टेप ये होता है कि आपने दोनों साइड के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, तो मैं दोनों साइड के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया z का जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं ले रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड का, तो मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b डॉट c कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट डॉट c होल कॉम्प्लीमेंट। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ वेरिएबल b को थोड़ा विजिबल नहीं लिखा, मैं उसको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज b कॉम्प्लीमेंट। अब ये मैंने होल का कॉम्प्लीमेंट लिया, ये जो आपको नजर आ रहा है ये होल का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने यहाँ ब्रैकेट्स लगा दिए तो फायदा ये है कि हम लोग ब्रैकेट्स को बाद में डील करेंगे, और सबसे पहले हम उन ऑपरेशंस को चेंज करेंगे जो मेन ब्रैकेट्स में आते हैं। अब मतलब होगा ये कि अब मैं इसको जरा लिख रहा हूँ, देखिएगा, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b डॉट c कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले जो होल कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर आ गया। अब ये और किस में चेंज हो जाएगा, ये और चेंज हो जाएगा एंड में। ठीक है जी, डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग और एंड में चेंज हो जाता है। और फिर उसके बाद a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट डॉट c, और फिर इसका भी होल कॉम्प्लीमेंट। फाइन, आई एम सॉरी कि मेरी शायद आज मेरा जो राइटिंग पैड है वो ठीक काम नहीं कर रहा। ओके, उसके बाद लेट मी क्लियर कि मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये मेरे पास
सी है और यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट क्लोज है। अब हम इसके ऊपर दोबारा से होल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। देखिए ए पे पहले से कॉम्प्लीमेंट मौजूद है और अब दोबारा उससे कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो इस पे से कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। एंड चेंज हो जाएगा किसके अंदर, और के अंदर। बी पे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बी पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर दोबारा से ये एंड चेंज हो जाएगा और में। अब क्योंकि सी पे पहले से कॉम्प्लीमेंट मौजूद है तो सी पे से भी कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। तो ये तो इसके ऊपर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट सिर्फ मैं आसानी के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, ये एंड ऑपरेशन तो एंड ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि मैं ऑलरेडी इस कॉम्प्लीमेंट को इस और के ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ तो दोबारा से अप्लाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद अब इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हो रहा है क्योंकि ए पे पहले से कॉम्प्लीमेंट मौजूद है तो ए से कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। ये एंड दोबारा से और में चेंज हो जाएगा, ये वाला एंड। क्योंकि बी पे पहले से कॉम्प्लीमेंट मौजूद है तो बी से कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। ये वाला एंड दोबारा से और में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि सी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो सी पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली स्टेटमेंट के ऊपर मैंने डिमॉर्गन लॉ अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर मैंने डिमॉर्गन लॉ अप्लाई किया। अब जरा इस पर आप गौर करें तो आपको जरा पिक्चर क्लियर होगी। सिंपल सी पिक्चर ये है कि ए पे कॉम्प्लीमेंट था तो ए से कॉम्प्लीमेंट चला गया। ये वाला एंड और में चेंज हो गया। बी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो बी पे कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये वाला एंड और में चेंज हो गया। सी पे कॉम्प्लीमेंट था तो सी से कॉम्प्लीमेंट चला गया। ये वाला और जो है एंड में चेंज हो गया। इसके ऊपर ए के ऊपर पहले से कॉम्प्लीमेंट मौजूद था तो ए से कॉम्प्लीमेंट चला गया। ये वाला एंड और में तब्दील हो गया। सिमिलरली बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट पहले से मौजूद था तो बी से कॉम्प्लीमेंट चला गया। ये वाला एंड और में चेंज हो गया और इस सी पे क्योंकि पहले कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं था तो इस सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया। आप इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हैं कि मैंने इसका टोटल ऑपोजिट यहाँ पे लिख दिया। इसी को डिमॉर्गन लॉ कहते हैं कि आपने टोटली इसका ऑपोजिट लिखना होता है। यह मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी देर का पॉज दें और ज़रा सोचें कि इसके ऊपर जब डिमॉर्गन लॉ अप्लाई होगा तो क्या होगा। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपको बड़ी इजीली समझ आ गई होगी। सिंपल इज डैट के ये हमारे पास जेड कॉम्प्लीमेंट है और इक्वल के बाद क्योंकि ए पे कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये वाला एंड और में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट में आपकी आसानी के लिए दोबारा यहाँ लगा रहा हूँ। क्योंकि इस बी के ऊपर पहले से कॉम्प्लीमेंट मौजूद है तो बी से कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। फिर दोबारा से ये वाला एंड और में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि सी पे पहले से कॉम्प्लीमेंट मौजूद है तो सी से कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। देन उसके बाद ये वाला और एंड में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि इस बी पे कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये वाला एंड अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू और क्योंकि सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है तो सी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एंड दैट्स इट। आप चाहें तो इसको दोबारा से ब्रैकेट्स में रख सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब दो टर्म्स के बीच में एंड ऑपरेशन आ रहा हो उनको हम लोग अलग ब्रैकेट्स के अंदर रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। उसकी वजह यह कि अगर आप इसके ऊपर दोबारा से डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो आपके वजह ये एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा। तो ब्रैकेट्स अप्लाई करने या ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर ये होता है कि ब्रैकेट्स अप्लाई कर दी जाए ताकि रीडिंग के अंदर आपको आसानी हो। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व भी कर दी है। आई थिंक कि यहाँ पे जो है सी कॉम्प्लीमेंट दोबारा नहीं आएगा क्योंकि सी से कॉम्प्लीमेंट रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर देता हूँ एंड दैट्स इट, दैट वाज द सॉल्यूशन। अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हमारे पास मिन टर्म्स और मैक्स टर्म का है। डिमॉर्गन लॉ इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप शायद लोअर ग्रेड्स में पहले पढ़ चुके जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट होता था सेट थ्योरी में, तो ये उसी तरह का है। जो हम अगली चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमारे पास मिन टर्म और मैक्स टर्म है। याद रखिएगा कि मिन टर्म मैक्स टर्म को लिखना और उसको टेबल की फॉर्म के अंदर समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप लोगों को के मैप बड़ी इजीली समझ आ जाए। मिन टर्म और मैक्स टर्म, सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि मिन टर्म्स क्या चीज़ होती है। मिन टर्म हम लोग बोलते हैं कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट होता है बेसिकली, इसको हम लोग SOP भी बोलते हैं। और जो मैक्स टर्म होती है ये POS या प्रोडक्ट ऑफ सम होती है। ये बात मैं यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करना चाहता था क्योंकि वेरी फर्स्ट प्लेस पे आपको अभी मिन टर्म और मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिखाता हूँ कि मिन टर्म और मैक्स टर्म हम लोग लिखते कैसे हैं। मिन टर्म मैक्स टर्म हम हर वेरिएबल की टाइप के लिए लिखेंगे, जैसे कि 2 वेरिएबल। तो जब 2 वेरिएबल हो तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। आपको याद होगा कि हम 4 का टेबल बनाते थे। 3 वेरिएबल जो कि हमने ऑक्टल के केस में पढ़ा था, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू फिर टोटल 8 पॉसिबिलिटीज, 8 का टेबल। और सिमिलरली मिन टर्म और मैक्स टर्म आपके पास 16 पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी बनती हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि 2 मिन टर्म्स 2 वेरिएबल वाले केस के अंदर मिन टर्म कैसे लिखी जाती हैं।
3 वेरिएबल वाले केस में मिन टर्म कैसे लिखी जाती है और 4 वाले में कैसे लिखी जाती है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग सिर्फ 2 वेरिएबल का केस समझ लें, सिर्फ 2 वेरिएबल का केस समझ लें, तो 3 और 4 को लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपनी मर्जी के कोई से भी 2 वेरिएबल चूज करने। मैंने यहाँ पे जो 2 वेरिएबल चूज किए वो मैंने x और y किए हैं, ये a और b भी हो सकते थे। उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे 2 वेरिएबल के हिसाब से 4 वैल्यूज का टेबल बनाया है, जो कि आपको याद होना चाहिए 0 0 1 1 0 1 0 1। जब आपको अपनी प्रीवियस नॉलेज से याद होना चाहिए कि जब आपके पास 2 वेरिएबल हो तो टेबल हमारे पास जो है 4 एंटिटीज का ड्रॉ होता है। अब मैं यहाँ पे मिन टर्म लिखने लगा हूँ, जो कि आपने बहुत ध्यान से समझनी है। मिन टर्म लिखने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास है 0। मिन टर्म्स में, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, मिन टर्म्स में जब वेरिएबल की वैल्यू 0 हो तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। जरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x का कॉम्प्लीमेंट। अगर x की वैल्यू 1 होती तो मैं x का कॉम्प्लीमेंट ना लिखता, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा y का कॉम्प्लीमेंट। सो पहला स्टेप क्या हुआ कि क्योंकि x की वैल्यू 0 थी तो मैंने लिखा x कॉम्प्लीमेंट, y की वैल्यू 0 थी तो मैंने लिख दिया y कॉम्प्लीमेंट, और बीच में हम लोग डालते हैं एंड ऑपरेशन। तो ये आपके पास पहली मिन टर्म है एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको मिन टर्म में कोई चीज समझने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं मिन टर्म। आप क्या मुझे बता सकते हैं आपकी ये कौन सी मिन टर्म है? x की वैल्यू 0 है तो हमें लिखना पड़ेगा x का कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि y की वैल्यू यहां 1 है तो अब हम लोग यहां y का कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि सिंपली यहां पे क्या लिखेंगे y, और बीच में क्या आ गया एंड ऑपरेशन। तो पहली मिन टर्म होगी x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, दूसरी मिन टर्म होगी x कॉम्प्लीमेंट डॉट y। उसके बाद हम लोग तीसरी मिन टर्म लिखते हैं। क्योंकि x की वैल्यू यहां 1 है तो हम लोग यहां पे सिंपल x लिखेंगे। याद रखें अगर 0 हो तो कॉम्प्लीमेंट आता है और 1 हो तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आता। y की वैल्यू हमारे पास 0 है तो मतलब y का कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि जब वैल्यू 0 हो तो कॉम्प्लीमेंट आता है, और बीच में एंड ऑपरेशन। अब ये आखिरी मिन टर्म कैसे लिखी जाएगी? क्योंकि दोनों वैल्यूज ही 1 है तो दोनों पे ही कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, और बीच में एंड ऑपरेशन। लेकिन अब आपको याद कैसे रहेगा कि कौन से मिन टर्म को हमने किस से डोनेट करना है? उसके लिए हम कोई नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा कि मिन टर्म लिखने के लिए हम लोग स्मॉल m का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल m का, ठीक है। और इसके सबस्क्रिप्ट में हम लोग मिन टर्म नंबर लिखते हैं। अब मैं यहां मिन टर्म नंबर लिख रहा हूं। इसको हम लोग बोलते हैं m0, इसको हम लोग बोलते हैं m1, इसको हम लोग बोलते हैं m2, इसको हम लोग बोलते हैं m3। तो आपने यहां पे स्मॉल m लिखना है और इधर सबस्क्रिप्ट के अंदर आपने मिन टर्म नंबर लिखना है। अब इसका फायदा ये होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जी 2 वेरिएबल के केस के अंदर m3 मिन टर्म कौन सी है, 2 वेरिएबल के केस के अंदर m3 मिन टर्म कौन सी है, तो आपको टेबल से देख के फौरन पता चल जाएगा कि आप इसकी बात कर रहे हैं। आप कहेंगे जी ये वाली m3 मिन टर्म है 2 वेरिएबल के केस के, ठीक है जी। तो मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूं। रिवीजन बड़ी सिंपल सी है कि आपने क्या करना है कि मिन टर्म के केस में जहां 0 हो वहां पे कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, जहां पे 0 ना हो, जैसे कि यहां 1 था तो क्यों मैंने इसलिए y की जगह कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा, और बीच में एंड ऑपरेशन होता है। असल में डेफिनेशन में यही बताया जा रहा था कि मिन टर्म क्या होता है, ये मुख्तलिफ वेरिएबल का एंड ऑपरेशन होता है, ठीक है जी। और जो मैक्स टर्म होती हैं वो और ऑपरेशन होता है, वो हम लेटर केस में पढ़ेंगे। तो ये बात डेफिनेशन में यही लिखी हुई थी कि जो मिन टर्म्स होती हैं उनको प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एंड ऑपरेशन होता है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। होपफुली आपको 2 वेरिएबल के केस के अंदर मिन टर्म समझ आ गई होगी। अगर आपको मिन टर्म समझ आ गई है तो मैक्स टर्म समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। मैक्स टर्म मिन टर्म का टोटली ऑपोजिट होता है। कैसे? एक्स की वैल्यू यहां पे 0 है तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। याद रखिएगा कि मिन टर्म के केस में जब 0 था तो हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया था, जबकि मैक्स टर्म इसका ऑपोजिट केस है। जब आपके पास 0 हो तो हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाते। सिमिलरली y की भी वैल्यू 0 है तो y पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, और बीच में और ऑपरेशन आएगा। तो असल में मिन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट है। आप ये चीज देख के भी सरप्राइज होंगे कि अगर मैं एक मिन टर्म लूं, फॉर एग्जांपल m0 मिन टर्म मेरे पास क्या है, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इस होल का कॉम्प्लीमेंट लूं, जैसे कि मैंने डिमॉर्गन लॉ भी अप्लाई किया था, तो होल के कॉम्प्लीमेंट में x पे कॉम्प्लीमेंट होते चला जाएगा, एंड और में तब्दील हो जाएगा, और y पे भी कॉम्प्लीमेंट है तो y का कॉम्प्लीमेंट भी चला जाएगा। तो अगर आप एक मिन टर्म के ऊपर डिमॉर्गन लॉ लगाएं तो वो मैक्स टर्म बन जाती है, एंड दैट्स इट। कि अगर आप एक मिन टर्म के ऊपर डिमॉर्गन लॉ लगा लें तो वो क्या बन जाती है, मैक्स टर्म। तो यहां पे यही हो रहा है
कि मैं मिन टर्म का टोटली ऑपोजिट लिख रहा हूं। ये बात आगे चल के दोबारा देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0 है तो मैक्स टर्म के केस में कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। अब क्योंकि y की वैल्यू 1 है तो अब y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये बात आपने कंफ्यूज नहीं करनी, याद रखिएगा कि मिन टर्म और मैक्स टर्म का जो प्रोसीजर है एक दूसरे के ऑपोजिट है। मिन टर्म के केस में 0 हो तो कॉम्प्लीमेंट आता है, 1 हो तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, जबकि मैक्स टर्म के केस में 0 हो तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया जाएगा और 1 होगा तो कॉम्प्लीमेंट लगाया जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मिन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर आप लोग मिन टर्म के ऊपर डे मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो मैक्स टर्म आ जाएगी। क्योंकि y की वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ पे अब कॉम्प्लीमेंट आएगा और बीच में और ऑपरेशन, उसमें एंड आता था मिन टर्म में, यहाँ पे और ऑपरेशन। अब क्या मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो अब कॉम्प्लीमेंट आएगा, y की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा और बीच में और ऑपरेशन। आई एम सॉरी फॉर दैट, बीच में हमारे पास आ गया जी और ऑपरेशन। मैं यहाँ से इसको अरेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद क्योंकि दोनों वैल्यूज़ 1 है तो दोनों जगह पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि मैक्स टर्म के केस में जब 1 हो तो कॉम्प्लीमेंट आता है और बीच में और ऑपरेशन। मिन टर्म के लिए हमने स्मॉल m का इस्तेमाल किया था, मैक्स टर्म के लिए हम लोग कैपिटल M का इस्तेमाल करते हैं। ये कैपिटल M मैंने यहाँ पे लिख दिया। याद रखिएगा कि हमेशा चाहे मिन टर्म हो चाहे मैक्स टर्म हो, आपने 0 से स्टार्ट लेना होता है, 1 से नहीं। तो 0 1 2 3, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ 0 1 2 and 3, और ये आपके पास अब समराइज टेबल है। ये मिन टर्म का टेबल है और ये मैक्स टर्म का टेबल है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अब आपके लिए 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल को भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ भी वीडियो को थोड़ी देर का पॉज दें और अब जल्दी से रिवाइज करें कि मिन टर्म और मैक्स टर्म्स हमने कैसे लिखी हैं, और फिर हम लोग 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का केस भी देखेंगे। अगर आपने रिवाइज कर लिया तो अब हम लोग 3 वेरिएबल का केस देख लेते हैं। 3 वेरिएबल्स मैंने चूज किए हैं, एक्स वाई जी, ABC भी हो सकते थे, और यहाँ पे मैंने 8 का टेबल ड्रॉ किया जो कि ऑक्टल का टेबल है। प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि मिन टर्म का केस है तो हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो x कॉम्प्लीमेंट, y की वैल्यू भी 0 है तो y कॉम्प्लीमेंट, z की वैल्यू भी 0 है तो z कॉम्प्लीमेंट, और बीच में एंड ऑपरेशन x और y के बीच में भी और y और z के बीच में भी। ठीक है जी, हमारे पास पहली मिन टर्म आ गई, इसको हम लोग लिखेंगे m0। अगली मिन टर्म देखें, x की वैल्यू 0 तो x कॉम्प्लीमेंट, y की वैल्यू 0 तो y कॉम्प्लीमेंट, z की वैल्यू 1 तो सिंपल z, और बीच में एंड ऑपरेशन। ये मेरे पास आ गई मिन टर्म m1। अगर आप लोग यही प्रोसीजर फॉलो करें तो आपके पास ये वाली मिन टर्म्स आएंगी। अगर आप इसको एक दफ़ा समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए एक और आसानी भी मैं यहाँ पैदा कर देता हूँ। आपको ये भी पता होगा कि ये ऑक्टल के अंदर ये 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6 and 7। तो अगर आपने मिन टर्म्स को याद रखना है तो इसके लिए आप वही वेट वाला मेथड भी लगा सकते हैं। मैं आपको ये बात इस तरह समझा देता हूँ कि सपोज करें मैं आपको कहता हूँ कि जी वेट मेथड के थ्रू मुझे बताएं M7 मिन टर्म कौन सी है। तो वेट मेथड क्या था ऑक्टल के केस में? 1 2 और 4। अगर आप रिकॉल करें, मैंने आपको ये बात बताई थी। और 1 2 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 कैसे आएगा? 4 + 2 + 1। तो 3 1 का मतलब क्या होता है? 7। अब मिन टर्म यहां से आपको कैसे याद रहेगी? क्योंकि तीनों वैल्यूज 1 है तो हमारे पास x पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, y पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा और z पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो मैंने टेबल को देखे बगैर ही M7 मिन टर्म लिख ली है। आप जाके टेबल से वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको मेरी बात मजीद क्लियर होगी। कि सपोज करें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि M5 मिन टर्म कौन सी है, तो 5 कैसे लिखा जाता है 1 2 4 वाले मेथड से? 4 + 1। ठीक है जी, ये आपको रिकॉल करना पड़ेगा जो मैंने आपको ऑक्टल से जो है बाइनरी कन्वर्जन सिखाई थी, ये वो वाला मेथड है। तो 1 0 1 फाइन, और क्योंकि 1 0 1 है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये x है तो क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो इस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ये y है क्योंकि 0 है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये z है क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो ये मेरे पास मिन टर्म बन गई M5 वाली, और ये मैंने बगैर टेबल देखे लिखी है। और याद रखिएगा कि ये नोटेशंस आपने हमेशा याद रखनी है। M5 मिन टर्म यही है 3 वेरिएबल के केस में, ये चेंज नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया। आप चाहें तो टेबल का मेथड फॉलो कर लें, चाहे डायरेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। मैक्स टर्म जैसे कि मैंने बताया था कि मिन टर्म का टोटली ऑपोजिट है। क्योंकि अब यहाँ पे 0 है तो मैक्स टर्म के केस में 0 के केस में कॉम्प्लीमेंट नहीं आता। y भी 0 है तो फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट नहीं आया, z भी 0 है तो फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट नहीं आया, और बीच में और ऑपरेशन। तो अगर आप लोग इसी टेबल का ऑपोजिट लिख लें, अगर आप लोग इसी का ऑपोजिट लिखते जाएं तो आप ये देखेंगे कि
अगर ये M1 मिन टर्म है तो M1 मैक्स टर्म इसका टोटली ऑपोजिट है। ठीक है, होपफुली आपको मैक्स टर्म भी इस यहाँ से इस वाले टेबल से समझ आ जाएगी। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट आएगा, मैक्स टर्म के केस में कॉम्प्लीमेंट आता है। यहाँ पे z की वैल्यू 1 है तो z पे भी कॉम्प्लीमेंट आया। क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, और बीच में और ऑपरेशन, और जहाँ पे मैंने कैपिटल M से मैक्स टर्म शो किया है तो याद ये रखिएगा कि स्मॉल m से मिन टर्म शो की जाती है और कैपिटल M से मैक्स टर्म। सिमिलरली जो आपके पास हेक्साडेसिमल का केस होता था जिसमें आप हेक्साडेसिमल का टेबल बनाते थे, जो मैंने 4 वेरिएबल के केस के अंदर मिन टर्म मैक्स टर्म लिखी हुई है, प्रोसेस अगेन सेम है, एक्स वाई जी डब्ल्यू हो चाहे ABCD हो, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो मिन टर्म के केस में कॉम्प्लीमेंट आएगा, मैक्स टर्म के केस में कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, जब 1 हो तो मिन टर्म में कॉम्प्लीमेंट नहीं आता और मैक्स टर्म में कॉम्प्लीमेंट आता है। फिर दोबारा z की वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा मिन टर्म के केस में, जबकि मैक्स टर्म के केस में कॉम्प्लीमेंट आएगा। और क्योंकि w की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा इन केस ऑफ मिन टर्म, और मैक्स टर्म के केस में कॉम्प्लीमेंट आएगा। और बीच में हमारे पास और ऑपरेशन इन केस ऑफ मैक्स टर्म और एंड ऑपरेशन इन केस ऑफ मिन टर्म, एंड दैट्स इट। तो आपको ये चीज़ शायद आसान लगी हो, और इस लेक्चर में क्योंकि मैंने डिस्कस भी सिर्फ इसी को किया है, लेकिन याद रखिएगा कि इस लेक्चर में इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब K-मैप स्टार्ट करेंगे। हमारा लेक्चर भी लेंथी होगा और हमें इसके अंदर जो है थोड़ी सी ध्यान भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिन टर्म मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट पिक नहीं करेंगे तो आपको K-मैप समझने में मुश्किल होगी।